हेलो दोस्तों, आवर स्टडी नोट्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं केमिस्ट्री के अंतर्गत एक ऐसा चैप्टर को जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हमेशा क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। खासकर बिहार दरोगा की आपसे बात करें तो यहाँ से अभी तक 3 से 4 क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ऑल एग्जाम को मिला करके। तो दोस्तों आज हम उसी चैप्टर पे बात करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि आज हम पढ़ने वाले हैं अम्ल, क्षार और लवण के बारे में, और यहाँ से जो है हमेशा एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसी पे हम आपसे चर्चा करेंगे। देखिए, यह हमने शॉर्ट्स नोट्स के रूप में एकत्रित किया हूँ, मतलब एक जगह जो है समराइज कर लिया हूँ, और आपको बताऊंगा इसी से कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और कैसा कैसा क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो उसी पे हम आपसे बात करेंगे। शॉर्ट्स नोट्स है, ज़्यादा लंबा है नहीं, बस इसको हम एक जगह जो है समराइज कर लिए हैं। तो आइए हम आपसे बात करते हैं इस टॉपिक पे, एसिड, बेस एंड साल्ट। तो इसका सबसे पहले दोस्तों हम लोग को ध्यान क्या रखना है, अगर साइंस की बात करें तो साइंस में जो वैज्ञानिक आते हैं वह सबसे पहले चैप्टर में महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो हम लोग जो है पहले उसी पे चर्चा करेंगे कि उसमें कौन कौन वैज्ञानिक है और एसिड, बेस एंड साल्ट के बारे में क्या क्या चर्चाएं किए हैं, उनके बारे में पहले चर्चा करते हैं। तो आइए हम देखते हैं पहले एसिड के बारे में। एसिड के बारे में देखेंगे और 3 वैज्ञानिक का नाम आएगा दोस्तों, और यह याद रखा जाता है क्योंकि हमेशा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक वैज्ञानिक है अर्हेनियस, उसके बाद ब्रोसेंट लॉरी, और एक लुइस है। 3 वैज्ञानिक है यहाँ पे, ब्रोस्टेंट, लॉरी, लुइस और अर्हेनियस। अर्हेनियस के अनुसार एसिड कैसा होता है, बेस कैसा होता है, इन्होंने सब तीनों वैज्ञानिक ने अपने अपने भाषा में अपने अपने तरीका से जो है एसिड बेस का डिफिनेशन दिया है। तो आइए उसी के हम लोग देखते हैं, और उसी यही वैज्ञानिक के स्टेटमेंट के रूप में जो है हम लोग उससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अर्हेनियस ने अम्ल के बारे में क्या परिभाषा दिया, क्या डिफिनेशन दिया, फिर बोर्स्टेड लॉरी ने क्या डिफिनेशन दिया, लुइस ने क्या डिफिनेशन, तो यही सब जो है चर्चा पूछ ली। तो हमने एक शॉर्ट फॉर्म में बना करके आप लोग को बता रहे हैं, और याद करने में आप लोग को बहुत आसान हो जाएगा। तो आइए देखते हैं एसिड के बारे में। एसिड के बारे में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि अर्हेनियस ने एसिड को क्या कैसे परिभाषित किया है। तो इन्होंने कहा कि पानी में अगर एसिड को घोलते हैं तो वैसा मतलब जो पानी में अगर वैसा तत्व या सॉरी आपको बता दें कि अर्हेनियस ने कहे कि एसिड वह हो सकता है जो पानी में घुलने पर H3O प्लस आयन दे, मतलब H3O आयन दे, वही एसिड हो सकता है। यह स्टेटमेंट जो है अर्हेनियस का था। अर्हेनियस क्या बोले कि वह एसिड वह हो सकता है जो पानी में घुलने के बाद हाइड्रोनियम आयन दे सकता है, यानी कि H3O प्लस दे, वही जो है एसिड हो सकता है। और बेस के बारे में इन्होंने क्या कहा कि बेस वह हो सकता है जो पानी में घुलने के बाद जो है OH माइनस दे, यानी कि OH आयन दे, तो वह हो सकता है, यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन जो देता है वह क्षार होता है, और हाइड्रोनियम आयन जो देता है वह जो है अम्ल होता है। तो इस पॉइंट को हम लोग याद रखेंगे, और यह एग्जाम में पूछा जाता है। अर्हेनियस के अनुसार एसिड का क्या परिभाषा रहा, क्षार का क्या परिभाषा रहा, तो वैसा एसिड उसको बोलेंगे जो पानी में घुलने के बाद H3O, यह बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, पानी में घुलने के बाद हाइड्रोनियम आयन जो है देता है वह एसिड होगा, और बेस वह होगा जो पानी में घुल करके हाइड्रोक्सिल आयन दे सके, तो वह जो है बेस होगा। यह बात जो है वैज्ञानिक अर्हेनियस ने कहे थे। और उसके बाद जो है एक और वैज्ञानिक है जो कि यहाँ पे देखिए, ब्रोस्टेड लॉरी। इन्होंने क्या कहा एसिड के बारे में, इन्होंने एसिड के बारे में कहा कि एसिड वह हो सकता है जो पानी में घुलने के बाद हाइड्रोजन जो है आयन दे सके, हाइड्रोजन आयन दे, या प्रोटॉन दाता हो, डोनर हो, मतलब या जो प्रोटॉन का त्याग करता हो पानी में घुलने के बाद, वह जो है एसिड हो सकता है। इन्होंने बेस के बारे में क्या कहा, यानी कि क्षार के बारे में क्या कहा कि हाइड्रोजन या प्रोटॉन को लेने वाला हो, एक्सेप्टर हो, तो वह जो है बेस होगा, क्षार होगा। एसिड के बारे में लोरी को याद रखिए, लोरी ने क्या कहा कि हाइड्रोजन या प्रोटॉन, हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन जो दाता हो, यानी कि डोनर हो, वह एसिड हो जाएगा, और जो एक्सेप्टर हो, जो एक्सेप्टर हो, लेने वाला हो, वह जो है बेस हो जाएगा। तो यहाँ से याद रखा जाता है लोरी के बारे में। उसके बाद लुइस महोदय ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन लेने वाले, यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो, तो उसको एसिड बोलेंगे, और जो हाइड्रोजन आयन को जब इलेक्ट्रॉन लेंगे तो हाइड्रोजन आयन जो है त्याग करेंगे, जो त्याग करता हो हाइड्रोजन आयन को और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता हो, उसको जो है अम्ल बोलेंगे, यानी कि एसिड बोलेंगे। इन्होंने क्या कहा क्षार के बारे में, लुइस ने, कि इलेक्ट्रॉन देने वाला, यानी कि डोनर हो, जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता हो और OH माइनस को एक्सेप्ट करता हो, उसको जो है हम लोग बेस बोलेंगे, यानी कि
तीनों वैज्ञानिक ने अपने अपने भाषा में अलग अलग तरीका से जो है बताया। तो दोस्तों तीनों वैज्ञानिक का जो है यह स्टेटमेंट हमेशा पूछा जाता है, तो इसको हम लोग को याद रखना है। तो याद कैसे रखेंगे हम लोग, तो आप लोग को क्वेश्चन में देखते भी होंगे कि वैसा अम्ल जो पानी में, अम्ल जब एसिड, क्वेश्चन ऐसे बनता है कि एसिड पानी में घुलने के बाद हाइड्रोजन जो है त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन लेता है, तो उस किस वैज्ञानिक ने यह, किस वैज्ञानिक के अनुसार एसिड पानी में घुलने के बाद हाइड्रोजन आयन त्याग करता है। तो ऐसे जो है हम लोग को जो है याद रखना है। तो अलग अलग वैज्ञानिक का अपना अपना रूल था, अपना अपना नियम था, तो उसके अनुसार यह तीनों वैज्ञानिक का जो परिभाषा है दोस्तों याद रखना है, क्योंकि यह पूछ लिया जाता है। पानी में जो हाइड्रोनियम आयन जो देता है एसिड कहलाता है अर्हेनियस के अनुसार, और हाइड्रोक्सिल आयन जो देता है वह जो है क्षार कहलाता है अर्हेनियस के अनुसार। तो हम लोग वैज्ञानिक को ध्यान रखेंगे, एक एक वैज्ञानिक को, जो हाइड्रोजन या प्रोटॉन को डोनर हो, दाता हो, त्याग करने वाला हो, वह हो जाएगा एसिड, और जो हाइड्रोजन या प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने वाला हो लॉरी के अनुसार, वह जो हो जाएगा क्षार हो जाएगा, बेस हो जाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन लेने वाला हो और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता हो, या फिर उसको एसिड बोलेंगे लुईस के अनुसार। और इलेक्ट्रॉन को जो ग्रहण करता हो, सॉरी एक्सेप्ट करता हो, वह एसिड, और जो त्याग करता हो, डोनर हो, वह जो हो जाएगा बेस हो जाएगा लुईस के अनुसार। तो यह पॉइंट जो है हम लोग को ध्यान में रखना, यह बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। अब आते हैं हम लोग, एक सिंपल सा फार्मूला है, उसको ध्यान में रखना है, और हमेशा यह जो है पूछा जाता है एग्जाम में। यह इसको देखिए एक्वारेजिया, इसको कि हम लोग एक्वारेजिया बोलते हैं, और ये उसी को रॉयल वाटर बोलते हैं या शाही जल बोलते हैं। एक्वारेजिया को रॉयल वाटर या शाही जल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो कभी कभी ये भी आपसे एग्जाम में जो है पूछ लिया जाएगा। सांद्र HCl और HNO3 यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल को अगर हम लोग मिलाते हैं तब जाकर के जो है एक्वारेजिया बनता है। लेकिन यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछता है आपसे कि कितने अनुपात में मिलाते हैं, तो 3:1 में, 3:1 यहाँ से जो है डाटा याद रखना है दोस्तों। 3 अनुपात होना चाहिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, HCl का, और HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल का जो है रेशियो 1 होना चाहिए, यानी कि 3:1 जो है इसका रेशियो हम लोग को ध्यान में रखना है। अगर आपको मान लीजिए कि कभी कंफ्यूजन हो, क्योंकि ऑप्शन में आपको 3:1 रहेगा, और उसके बाद आपको बता दें कि 1:3 रहेगा, तो वहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता है। या फिर कभी भी आपको घुमा दे, अगर पूछ दे आपको, अगर यहाँ से हम लोग 3:1 ही याद रखे हुए हैं HCl और HNO3 के रूप में, अगर आपसे वहाँ पूछ दे कि नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक्वारेजिया में रेशियो कितना है, तो यह रेशियो जो है पलट जाएगा। तो हम लोग को क्या याद रखना है, HCl यहाँ पे कुछ नहीं है दोस्तों, या HNO3 यहाँ पे 3 है। तो इसको ध्यान में रखिए कि जब रेशियो है तो हमेशा रेशियो जो है क्रॉस हो जाता है। अगर ऐसे देखेंगे तो क्रॉस हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 आ जाएगा इधर और 3 आ जाएगा इधर। तो हम लोग को 3:1 में याद रखना है। ऐसे ही 3 चूंकि रेशियो में है, तो रेशियो जो है क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब क्रॉस में आ जाता है। तो 3:1 जो है हम लोग को एक्वारेजिया का रेशियो में HCl और HNO3 का रेशियो याद रखना है। उसके बाद ज्वेलरी जो मतलब सुनार जो होते हैं, उसको सोना को इसी में जो है साफ क्लीन करते हैं, मतलब साफ करते हैं, या सोना इसमें जो है घुलता है एक्वारेजिया में। तो यह भी क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो यह पॉइंट को हमने एक अलग तरीका से ले लिया हूँ, तो इसको याद रखना है। अब हम लोग को याद रखना है मेन रूप से यहाँ पे जो हमेशा एग्जाम में जो है पूछा जाता है। आपको बता दें कि यहाँ पे देखिए नेम ऑफ एसिड का नाम है, और उस कहाँ से यह किस में पाया जाता है, यह जो है बार बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है और एग्जाम में देखने को मिलता है। आपको बता दें कि एसिटिक एसिड, देखिए एसिटिक एसिड जो है यह कहाँ पाया जाता है, किस में पाया जाता है, तो विनेगर या सिरका जो जिसको बोलते हैं, वह जो है उसमें पाया जाता है एसिटिक एसिड। उसके बाद फॉर्मिक अम्ल इसी को बोलते हैं मेथनोइक एसिड। यह भी ध्यान रखना है आपको, फॉर्मिक अम्ल न देकर के कभी कभी मेथनोइक एसिड भी दे देगा, तो यह जो है चींटी के डंक में या बिच्छू के डंक में, या फिर बिच्छू के डंक में जो है यह पाया जाता है फॉर्मिक एसिड या फिर मेथोनोइक एसिड। दोस्तों यह जो है हमको लगता है कि 1717 वैकेंसी में यह क्वेश्चन पूछ लिया गया था, और यह चीटी यहाँ पे नहीं दिया था। क्वेश्चन को स्टेटमेंट वाइज बना करके पूछा गया था, ऐसा कि कोई भी कीड़ा हम लोग को काटते हैं तो वहाँ पे जो है तेज जलन टाइप का फील होता है, महसूस होता है, तो वह किस अम्ल के कारण होता है। तो यही फॉर्मिक एसिड आंसर में था, फॉर्मिक एसिड के कारण उसका ऑप्शन में था, और सही आंसर भी था। तो ये आपको क्वेश्चन किसी भी प्रकार में आपको ट्विस्ट करके दिया जा सकता है, तो हम लोग को यहाँ से ध्यान रखना है फॉर्मिक एसिड, जो कि एंट चींटी के डंक में, बिच्छू के डंक में, या कीड़ा जो भी काटता है उसके डंक में जो है फॉर्मिक एसिड, या उसी को बोलते हैं मिथेनोइक एसिड। तो इसको हम लोग को ध्यान में रखना है। उसके बाद बता दें आपसे कि साइट्रिक एसिड जो है नींबू के रस
आपको पता है, जो कि नींबू के रस में जो सिट्रिक एसिड पाया जाता है। जो भी रसीला फल होता है खट्टा, उसमें जो है सिट्रिक एसिड पाया जाता है, जैसे सॉरी, जैसे संतरा हो गया, नींबू हो गया। उसके बाद लैक्टिक अम्ल, हम लोग जानते हैं कि लैक्टिक अम्ल जो है दही में पाया जाता है, लैक्टिक एसिड जो है दही में पाया जाता है। उसके बाद आपको बात बता दें कि ऑक्जेलिक अम्ल, अब जो ऑक्जेलिक अम्ल की बात करें दोस्तों, तो ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में सब कोई जानते हैं, लेकिन यह पालक में भी पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल, तो ध्यान में रखना है हम लोग को यहाँ से। उसके बाद है एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड या फिर विटामिन सी, यह जो है विटामिन सी में पाया जाता है। एस्कॉर्बिक इसमें जो है विटामिन सी पाया जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड में यह कहाँ किस में पाया जाता है, किस फल में, तो आपको आंवला में सबसे अधिक जो है विटामिन सी रहता है। या एस्कॉर्बिक एसिड की बात करें हम लोग, तो इसमें आंवला में पाया जाता है। उसके बाद साइट्रस फल में भी जो है एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है, तो हम लोग को ऐसे ध्यान में रखना है। टार्टेरिक अम्ल की बात करें दोस्तों, टार्टेरिक अम्ल की या इस बोरिक एसिड, टार्टेरिक अम्ल की पहले बात कर ले हम लोग, तो यह जो है इमली में, अंगूर में, कच्चे आम में भी, कच्चे देखिए पके आम में अलग पाया जाता है, और यहाँ कच्चे आम की बात कर रहा है, तो कच्चे आम में टार्टेरिक अम्ल जो है हल्का, जो खाने पर जो खट्टापन या फिर खट्टापन जैसा फील होता है ना, उसमें जो है टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है हम लोग को, इमली, अंगूर और कच्चे आम की बात करें तो टार्टेरिक अम्ल। एक है दोस्तों बोरिक एसिड, बोरिक एसिड की बात करें तो इसका यूज जो होता है ना, आई वॉश, आंख को जो कभी कभी देखते होंगे कोई आंख में पानी डाल करके उसको साफ करने के लिए होता है, उसको बोरिक एसिड रहता है वह। तो बोरिक एसिड का आपसे कभी यूज पूछ दे, तो यह आई वॉश के यानी कि आंख की सफाई करने के लिए बोरिक एसिड का जो है हम लोग प्रयोग करते हैं, तो यहाँ से आप लोग ध्यान में रखिए। उसके बाद आपको बता दें कि कुछ क्षार हैं, ऊपर में हम लोग एसिड पर है, अब हम लोग क्षार को देखेंगे। अब क्षार है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस है। यहाँ पे Ca, इसका फार्मूला भी कभी कभी आपसे पूछा जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस ब्रैकेट में दे करके OH2 है ऐसे, तो हम लोग को ध्यान में रखना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको यह जो है लाइम वाटर यानी कि चूने के पानी में जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। आपको बता दें अमोनियम, अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NH4OH जो है किस में पाया जाता है, इसका यूज किया है या फिर किस में पाया जाता है, तो इससे हम लोग क्या करते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए उपयुक्त मार्जक में जो भी होता है, मार्जक में उसमें अमोनियम ऑक्साइड पाया जाता है। खिड़की के कांच या साफ कर, जैसे हम लोग बोरिक एसिड को अभी पढ़े आई वॉश के लिए, उसी तरह से जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड को खिड़की में जो कांच लगा रहता है उसको साफ सफाई करने का जो केमिकल आता है उसमें जो है यही अमोनियम हाइड्रोक्साइड रहता है। उसके बाद आगे हम बात करें दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम KOH या NOH सॉरी सॉरी दोस्त, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की आपसे बात करें कि, तो आपसे कभी यह फार्मूला भी पूछा जाता है KOH या NOH। ये NOH KOH हो जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और NOH हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका उपयोग जो है दोस्तों साबुन में किया जाता है, साबुन में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात कर ले हम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो इससे जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात करें आपसे, तो यहाँ पे जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। उसके बाद एंटा एसिड, यहाँ पे देख लीजिए हम लोग बता दें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या दूधिया मैग्नीशियम, उसी को बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, उसी को बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो हम लोग यह फार्मूला भी याद रखना है दोस्तों, मैग्नीशियम MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका उपयोग जो है दोस्तों एंटा एसिड के रूप में भी हम लोग, एंटा एसिड के रूप में इसका उपयोग जो है हम लोग करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। अगर आपके पेट में एसिड हो जाता है, गैस बनने लगता है, एसिडिक हो जाता है, तो क्षार के रूप में हम लोग जो है इसी का प्रयोग करते हैं, एंटा एसिड के रूप में MgOH2 का, MgOH का होल ट्वाइस इसका उपयोग करते हैं, यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। दोस्तों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो है यहाँ पे हम लोग प्रयोग करते हैं, तो यह भी जो है एग्जाम में पूछ लिया गया है, यह भी एग्जाम में पूछा गया डाटा है, तो हम आपको यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं। कब्ज से राहत करने के लिए जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यह डाटा मतलब यह जो है फार्मूला याद रखना है आप लोग को, MgOH का होल ट्वाइस। आगे हम आपसे बात कर ले दोस्तों एसिड। अब अलग अलग वैज्ञानिक ने बताया, फार्मूला मतलब परिभाषा बताया, और उस पर अब हम लोग एसिड के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स देखते हैं। तो एसिड को तीनों वैज्ञानिक ने अलग अलग रूप में क्या क्या कहा, तो हमने ऊपर में देख लिया हूँ, एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग। अर्हेनियस ने क्या कहा कि हाइड्रोनियम आयन यानी कि H3O+ जो त्याग करेगा जल में घुलकर, वह जो है एसिड कहलाएगा। और बोरसेंट लॉरी ने क्या कहा, लॉरी के अनुसार क्या था, लॉरी के अनुसार कि हाइड्रोजन आयन का या प्रोटॉन का जो डोनर हो, जो प्रोटॉन का डोनर हो या हाइड्रोजन आयन का डोनर हो, त्याग करता हो, वह जो है एसिड कहलाएगा। उसके बाद लुईस ने क्या कहा एसिड के बारे में कि जो इलेक्ट्रॉन लेने वाला हो, एक्सेप्टर हो, जो इलेक्ट्रॉन को लेता हो, ग्रहण करता हो, वह जो है क्या कहलाएगा, तो एसिड कहलाएगा।
उसके बाद आगे की हम बात करें दोस्तों, इसका अब यहाँ से क्वेश्चन जो है फिर से बहुत क्वेश्चन बनता है इस डाटा से दोस्तों, इसलिए हमने इसको लिया हूँ, इसको बनाया हूँ। आपको बता दें कि यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, दो दो बार जो है यहाँ से क्वेश्चन, इतना ही डाटा से 2 बार क्वेश्चन जो है पूछ लिया गया है। तो इसको ध्यान में रखना है। इंडिकेटर के रूप में एसिड का इंडिकेटर क्या हो सकता है, सूचक क्या हो सकता है, उसको हम लोग अब चर्चा करेंगे। तो दोस्तों एसिड का इंडिकेटर के रूप में हम लोग 4 को देखेंगे। एक इंडिकेटर है नेचुरल, जो कि जिसको कि प्राकृतिक बोलते हैं, नेचुरल है। उसके बाद है ऑल्फैक्टरी, यानी कि सूंघ करके भी किसी मतलब एसिड की पहचान की जा सकती है। उसके बाद रासायनिक विधि के द्वारा, रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा भी हम लोग एसिड का पहचान सकते हैं एसिड को। और एक है यूनिवर्सल, जिसको कि पीएच स्केल के रूप में हम लोग सब कुछ जानते हैं। यूनिवर्सल जो कि पीएच स्केल से हम लोग एसिड और बेस को भी पहचानते हैं, तो यह सूचक के रूप में है। तो प्राकृतिक में पहले हम लोग देखें कि नेचुरल इंडिकेटर कौन कौन है। तो यहाँ पे देखिए लिटमस पेपर की बात करें तो सब कोई जान रहे हैं कि लिटमस पेपर जो है लाइकेन से मिलता है, लाइकेन से प्राप्त होता है। और लिटमस पेपर जो है एसिड को, अब देखिए यहाँ पे कैसे पहचान करते हैं हम लोग एसिड को, कौन एसिड है कौन बेस है। जब लिटमस पेपर पर अब आपको बता दें कि लिटमस पेपर ब्लू को जो है रेड कर देता है एसिड। देखिए अगर लिटमस पेपर पर आप एसिड डालिएगा तो वह उसको जो है उसका कलर ब्लू, अगर लिटमस पेपर है अगर उस पर जो है दोस्तों एसिड डालिएगा तो उसका कलर रेड हो जाएगा। अगर कलर रेड हो गया मतलब समझ जाएंगे कि वह जो है क्या है, एसिड है। अगर रेड लिटमस पेपर है, अगर उस पर मान लीजिए कि हम लोग बेस अगर डालें या फिर उस पर कोई केमिकल मान लीजिए कि हम डाल रहे हैं और उसका कलर ब्लू हो जाता है, तो हम समझ जाएंगे कि यह कैसा है, बेस है। तो इसको याद करने के लिए सही तरीका मतलब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो एक ट्रिक के रूप में इसको याद रखिए। बार, BAR, बार को जो है हम लोग याद रखेंगे। रैकरिंग पढ़ते होंगे हम लोग, मैथ में बार पढ़ते हैं, हिंदी में बोलते हैं रैकरिंग जिसको बोलते हैं। या फिर युद्ध को बार बोलते हैं, युद्ध वार जो हुआ, वर्ल्ड वार इंग्लिश में बोलते हैं। लेकिन एक याद करने के लिए तो वार ऐसे वाला युद्ध वाला होता है, लेकिन बस याद करने के पर्पज से हम लोग ध्यान रखिए BAR, यानी कि ब्लू जो है, ब्लू एसिड रेड। ब्लू को रेड कौन करेगा तो एसिड करेगा, ब्लू को अगर कौन करेगा तो एसिड करेगा। तो दूसरा वाला अपने आप ही हो गया यहाँ से कि जो रेड को ब्लू करेगा वह क्या हो जाएगा तो बेस हो जाएगा। तो ध्यान से हम लोग को यहाँ पे रखना है, यहाँ पे हम लोग को ध्यान में रखना है। ब्लू को रेड कौन करता है तो एसिड करता है, रेड को ब्लू कौन करता है तो बेस करता है, तो ध्यान में रखना है। यह लिटमस पेपर की बात हो गई। तो यह नेचुरल इंडिकेटर है। उसके बाद हम बात करें आपसे हल्दी भी जो है एक नेचुरल इंडिकेटर के रूप में एसिड बेस को पहचानने के लिए काम आता है। तो जो हल्दी हम लोग यूज करते हैं सब्जी में, तो आप इसका कलर की हम बात कर लें तो इसका कलर में एसिड को की बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो एसिड नहीं बेस की बात करते हैं हम लोग। एसिड में इसका कोई चेंज नहीं होता है। और बेस की बात कर ले तो बेस में इसका कलर जो है ऑरेंज हो जाता है, बेस में इसका कलर ऑरेंज हो जाता है। तो हम लोग कैसे यहाँ पे चर्चा करेंगे, जैसे कि हम लोग पार्टी वार्टी में जो जाते हैं तो व्हाइट शर्ट पे देखते होंगे कभी कभी सब्जी का थोड़ा तेल अगर गिर जाता है या फिर उसका जो ग्रेवी होता है हल्का अगर शर्ट पे पड़ जाता है, उसको लाके हम लोग साबुन से धोते हैं तो क्या होता है उसका कलर जो है ऑरेंज देखने को मिलता होगा। आप लोग या निजी जीवन में घटना घटता है तो सब कोई इसको फील करके समझ सकते हैं कि हल्दी जो है इंडिकेटर के रूप में कैसे काम करता है। जब हम सब्जी को जो शर्ट पे पड़ा हुआ रहता है तो जब साबुन से धोते हैं या सरफ से धोते हैं तो देखिएगा उस पे कि उसका कलर जो है ऑरेंज हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि साबुन में बेस होता है, साबुन एक तरह से बेस है, क्षार है। तो क्षार को हम हल्दी उस पे हल्दी रहता है, जो आपको बता दें कि जो ग्रेवी है उसमें तो सब्जी में हल्दी रहता है और हल्दी पे यह क्षार अपना क्षार को जब रगड़ते हैं तो उसका कलर जो है ऑरेंज हो जाता है। तो वह इंडिकेटर है एक तरह से कि यहाँ पे वह बेस का काम कर रहा है। बेस का कलर कैसा हो जाएगा? ऑरेंज हो जाएगा। मतलब ऐसे याद रखिए कि जब बेस को, तो दोस्तों यह देखिए कि यहाँ पे हल्दी का कलर जो है ऑरेंज हो जाता है। बेस को घुलाने पर कहिए तो इसका कलर जो है ऑरेंज हो जाएगा। तो हम लोग को ध्यान में यहाँ से ऑरेंज रखना है। उसके बाद हम बात करें दोस्तों, एक गुलमोहर का फूल भी आता है, गुलहर का, वह भी जो है प्राकृतिक इंडिकेटर के रूप में वहाँ से भी एसिड बेस को पहचानने में काम आता है। अब आगे हम बात करें आपको सूंघ करके कैसे हम एसिड और बेस को पहचानेंगे, तो प्याज के द्वारा और एक वेनिला है उसके द्वारा जो है पहचान में आता है। तो यह प्याज का जो गंध होता है और वेनिला का जो गंध होता है वह एसिड में जो है कोई चेंज नहीं करता है। मतलब अगर एसिड है और वहाँ पे आप प्याज उसमें डालिए तो उसका कोई जो है सुगंध नहीं बदलता है। तो ऐसे में या फिर वेनिला को डालिए तो नहीं चेंज होता है।
तो इसका कलर एसिड में कोई चेंज नहीं होता है, बेस के बारे में यह इंडिकेट नहीं करता है। तो बेस में इसका कलर सॉरी आपको बता दें कि सूंघने में प्याज और वेनिला का जो है एसिड में कोई उसका स्मेल जो है चेंज नहीं होता है, लेकिन बेस में जो है इसका स्मेल चेंज हो जाता है। तो हम लोग ऐसे पहचान जाएंगे, अगर प्याज को डालते हैं और स्मेल अगर वही है तो समझेंगे कि एसिड है, और नहीं अगर इसका स्मेल चेंज हो गया तो समझेंगे कि वह बेस है। तो ऐसे हम लोग दो सूंघने वाले के यानी कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के रूप में देख लिए। उसके बाद केमिकल से यह इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लिटमस पेपर जिस तरह से इंपॉर्टेंट था उसी तरह से यहाँ पे दोस्तों मिथाइल ऑरेंज, यह अभी अभी बिहार दरोगा में जो है पूछ लिया गया क्वेश्चन है। जो 1275 का मेंस हुआ था उसमें यही मिथाइल ऑरेंज जो है एक और स्टेटमेंट वाइज पूछा था शायद, या डाटा वाइज। तो यहाँ से पूछा गया है कि यह मिथाइल ऑरेंज जो है बेस का कलर पीला कर देता है और एसिड का जो है लाल कर देता है। तो यहाँ से बेस में इसका कलर पीला होगा और एसिड में जो है इसका कलर लाल हो जाएगा मिथाइल ऑरेंज का। मिथाइल ऑरेंज को जब बेस में डुबाएंगे तो इसका कलर पीला होगा और एसिड में जब डुबाते हैं तब जाकर के इसका कलर जो है लाल हो जाता है। तो यहाँ से ध्यान में रखना है मिथाइल ऑरेंज के रूप में। उसके बाद जो है फेनोप्थिलीन की बात करें दोस्तों तो इसका एसिड में कोई भी चेंज नहीं होगा, केवल बेस में जो है इसका कलर पिंक हो जाता है। बेस में इसका कलर पिंक हो जाता है और यही शायद ये भी स्टेटमेंट के रूप में ही पूछा था शायद बिहार दरोगा में। तो यहाँ से हम लोग को ध्यान में रखना है मिथाइल ऑरेंज और फेनोप्थिलीन के बारे में। यह लुसेंट में भी आपको मिलेगा, लेकिन अब खाम बना करके हम इजी वे में यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं कि मिथाइल ऑरेंज को जब बेस में डुबाएंगे तो इसका कलर जो है पीला हो जाएगा और एसिड में जब डुबाएंगे तो इसका कलर लाल हो जाएगा। फेनोप्थिलीन एसिड में कोई चेंज नहीं होता है और उसका कलर जो है केवल बेस में पिंक हो जाता है। तो यहाँ से ध्यान में रखना है। अब आते हैं हम लोग पीएच स्केल के बारे में, जो कि यूनिवर्सल इंडिकेटर है। इसका खोजकर्ता आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है और पूछ भी लिया गया है। सोरेनसन की बात आते हैं, पीएच स्केल की खोज किसने की, तो सोरेनसन का नाम हम लोग याद रखेंगे। पीएच स्केल एक ऐसा स्केल है जो कि एक इंडिकेटर के रूप में काम करता है और इस पे जो है डाटा दिया जाता है और यह 0 से लेकर के 14 तक इसमें मार्किंग होता है, जो कि 7 को जो है मेन बीच में इंडिकेटर के रूप में हम लोग देखते हैं। 7 से पहले जो भी होता है वह 7 से पहले के पीएच वैल्यू जिसका होता है वह एसिड होता है और 7 के बाद वाले जो भी होता है वह बेस होता है। तो 7 से कम वाले एसिड और 7 से ज़्यादा वाले बेस। पीएच वैल्यू 7 जो होता है वह न्यूट्रल होता है। पीएच वैल्यू जिसका 7 होता है वह न्यूट्रल होता है, जैसे कि वर्षा जल। अब आगे हम बात करें दोस्तों, आगे आपको एक फैक्ट के रूप में याद रखिए कि एसिड और मेटल मतलब अम्ल को धातु से जब अभिक्रिया कराते हैं हम लोग तो लवण बनता है यानी कि साल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस जो है निकलता है। तो यह क्वेश्चन आपको इजी वे में पूछा जाता है कि जब धातु को एसिड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तब कौन सी गैस निकलता है, यह हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो हाइड्रोजन गैस जो है निकलता है, हम लोग को यह पॉइंट जो है ध्यान में रखना है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में HCl और NaCl, जैसे आपको बता दें कि अम्ल जो है HCl अम्ल हो गया, धातु सोडियम हो गया, और इसको अभिक्रिया कराएंगे तो NaCl जो है लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज होता है। तो हम लोग को ध्यान में रखना है इस पॉइंट को। अब आगे हम बात करें दोस्तों, जिस तरह से ऊपर वाले पढ़े उसी में धातु के अगर कार्बोनेट की बात कर ले तो धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अम्ल, धातु के कार्बोनेट से अगर एसिड को अभिक्रिया करवाते हैं तो लवण तो बनता ही है यानी कि साल्ट तो बनता है, उसके साथ साथ जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी बनता है। तो इस बात को भी हम लोग ध्यान रखेंगे, जैसे कि ऊपर में पढ़े कि धातु को अगर एसिड से अभिक्रिया करवाएंगे, धातु को अगर एसिड से अभिक्रिया करवाएंगे तो यहाँ तो साल्ट तो बनेगा ही बनेगा, प्लस में हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज होगा। लेकिन यहाँ है क्या कि धातु के कार्बोनेट को अगर अम्ल से अभिक्रिया करवाएंगे तो उसके आपको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ जल भी जो है रिलीज होगा। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखना है हम लोग। धातु को सीधे एसिड से अगर अभिक्रिया करें तो केवल हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, यही क्वेश्चन पूछता है, केवल हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। और धातु के कार्बोनेट से अगर अभिक्रिया कराए आपसे बोल दें तो यह जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ जल भी जो है रिलीज करेगा। तो वही बात है यहाँ पे लिखे हैं, एसिड प्लस मेटल, माने धातु के साथ एसिड की अगर अभिक्रिया करेंगे तो लवण के साथ जो है हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, और एसिड के कार्बोनेट मेटल के यानी कि धातु के कार्बोनेट से जब अभिक्रिया करेंगे तो लवण के साथ साथ जल और कार्बन डाइऑक्साइड। यह क्वेश्चन जो है दोस्तों बीपीएससी के द्वारा जो है पूछ लिया गया क्वेश्चन है, बीपीएससी का यह PYQ है, यह क्वेश्चन पूछा गया है।
आपसे पूछ देगा कि धातु के कार्बोनेट के साथ अगर एसिड को अभिक्रिया करवाते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ से ध्यान में रखना है, हम लोग को धातु के कार्बोनेट की बात करते हैं तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा। अब आगे हम बात करेंगे दोस्तों पीएच स्केल की बात कर ले आपसे। जैसा कि ऊपर हमने चर्चा किया कि पीएच स्केल का खोजकर्ता सोरेनसन थे, सोरेनसन ने इसकी खोज किए। तो पीएच स्केल है, इसका कुछ वैल्यू है और कुछ यहाँ पे हम लोग को याद रखना है। जैसे कि 7 हमने बता दिया कि यह न्यूट्रल होता है, 7 से पहले जो भी होता है एसिड होता है और 7 से बाद वाले जो होता है वह बेस होता है। तो यहाँ पे देखिए गैस्ट्रिक जूस का पीएच वैल्यू कितना होता है, तो यहाँ पे 1.2 को गैस्ट्रिक जूस के पीएच वैल्यू के रूप में हम लोग को याद रखना है। लेमन जूस की बात करें आपसे तो 2.2 जो है, यानी कि नींबू की रस की बात करें तो 2.2 को याद रखना है। दोस्तों यह एनसीईआरटी का डाटा है, इसीलिए जो है आपको याद रखना है। आपको उसके बाद बता दें दोस्तों कि प्योर ब्लड की बात करें दोस्तों, प्योर ब्लड की बात करें तो 7.4 आता है, और इम्प्योर ब्लड की पीएच वैल्यू पूछे तो 7.35 से लेकर के 7.4 पे, यानी कि 7.3 याद रखिए इम्प्योर ब्लड की, और प्योर ब्लड 7.4 आता है पीएच वैल्यू। तो आपसे एग्जाम में ब्लड का भी पीएच वैल्यू पूछता है तो 7.4 याद रखें। दोस्तों यह क्वेश्चन जो है मेंस में पूछा गया है, आपको बता दें 2446 बिहार दरोगा मेंस में यह क्वेश्चन पूछ लिया गया है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो है पीएच वैल्यू कितना है, तो कहीं कहीं आपको 10 मिलेगा और कहीं कहीं 10.5 मिलेगा। तो दोस्तों 10.5 आंसर आपका होगा। 10.5 को हम लोग को ध्यान में रखना है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 10.5। उसके बाद हम आपसे बात कर ले दोस्तों कि NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, अभी आपसे यह पूछ लिया गया है, तो हो सकता है कि कहीं इस बार आपसे यह न पूछ ले, तो आप लोग को ध्यान में रखना है कि NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात कर ले आपसे, तो इसका पीएच वैल्यू 14 होता है। 14 आपको याद रखना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो है वैल्यू पीएच वैल्यू है 14 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का अभी याद कर लीजिए दोस्तों 10.5 याद रखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच वैल्यू, और ब्लड का 7.4 याद रखिए। लेमन जूस की बात करें हम लोग तो 2.2, और आपको गैस्ट्रिक जूस की बात करें दोस्तों तो 1.2 को याद हम लोग रखेंगे पीएच वैल्यू के रूप में। आपको यहाँ पे देखिए रेड येलो, यहाँ पे अब आपको कलर से भी पूछ लेता है कभी कभी कि अगर किसी का वैल्यू पीएच वैल्यू अगर आपसे पूछ दे कि किसी का पीएच वैल्यू लाल पीला के रेंज में आता है तो कैसा होगा, तो वह एसिड के रूप में आ जाएगा। और कभी आपसे पूछे कि ब्लू ग्रीन जो होता है या हरा नीला जो होता है वह किस वर्ड इंडिकेट करेगा, तो वह जो है क्षार के रूप में इंडिकेट करेगा। जैसा कि हम लोग देखें यह जो है आपको रेड से धीरे धीरे येलो की तरफ आ रहे हैं, और येलो की तरफ से इधर देखिए तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग तो ग्रीन से लेकर के ब्लू की तरफ जो है हम लोग जा रहे हैं। तो इधर जो है बेस हो जाएगा और इधर जो है एसिड हो जाएगा, इधर एसिड और इधर में बेस। तो हम लोग को ध्यान में रखना है दोस्तों, इस पॉइंट को हम लोग को याद कर लेना है पीएच वैल्यू को। उसके बाद आगे हम बढ़े, जैसा कि हमने ऊपर बताया कि 7 से पहले जो भी होगा वह एसिड होगा और 7 से बाद जो भी होगा वह जो है बेस होगा। अब आइए हम देखते हैं यहाँ पे इधर 7 से पहले दोस्तों जितना यहाँ पे देखिए एसिड के बारे में है, जितना पीएच वैल्यू कम होगा उतना एसिड जो है स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। यहाँ जो जिसका वैल्यू होगा वह कम स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे 0 से, अगर किसी से आपसे पूछ दे कि किसी का पीएच वैल्यू 0 है तो समझिए कि सबसे मजबूत वह स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर वही बात यहाँ से आपसे पूछ दे कि अगर किसी NaOH का पीएच वैल्यू 14 है तो वह जो है स्ट्रॉन्ग बेस है, यानी कि स्ट्रॉन्ग क्षार है। तो हम लोग को ध्यान में रखना है कि जो इसका जितना वैल्यू कम होता है वह उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और जितना इधर बेस में जितना वैल्यू ज़्यादा होता है उतना स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो ध्यान में रखना है, यही बात है। यहाँ पे अम्ल क्षार अम्ल परवर होता है यहाँ पे, और पीएच का मान होता है दोस्तों, पीएच का मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है, इसका वैल्यू होता है माइनस लॉग H आयन, यानी कि H प्लस, इसको ध्यान में रखना है। पीएच वैल्यू 7, इसका मतलब अगर हाइड्रोजन आयन आपसे पूछ दे यहाँ कि हाइड्रोजन आयन का वैल्यू कितना है तो 10 के पावर -7। फिर पीएच वैल्यू 2 तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 10 के पावर -2। अगर पीएच वैल्यू आपका 6 है तो यहाँ पे हो जाएगा 10 के पावर -6 हाइड्रोजन आयन का वैल्यू यहाँ से पूछ दिया गया। तो ध्यान में रखना जो पावर में रहेगा वही जा करके जो पीएच वैल्यू जितना रहेगा वही जो है यहाँ 10 के पावर में आ जाएगा। अगर किसी का भी पीएच वैल्यू आपसे जितना दे दे वही जो है 10 के पावर माइनस में, मान लीजिए पीएच वैल्यू x अगर देता है तो 10 के पावर -x यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। तो ध्यान में रखना है, एक
छोटा ट्रिक या छोटा ओके मतलब रूप में, और यह बहुत ज़्यादा डीपली जाएगा तो आपसे पूछ सकता है एक आध बार, अभी बिहार दरोगा में नहीं लेकिन अदर एग्जाम में एक आध बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि सांद्र को घोल को अगर किसी घोल का पीएच वैल्यू 2 से लेकर के पीएच वैल्यू उसका 6 बनाना है तो उसमें हमको कितना गुना जो है सांद्र मिलाना पड़ेगा, या कितना पतला करने के लिए कितना मिलाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए आपको जितना से जितना है मतलब 2 से 6 जाना है तो 2 से 6 हम लोग कैसे जाएंगे, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 ऐसे है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो बस जितना गए हैं उतना एक पर जीरो बैठा दीजिए, यानी कि 1000 गुना, 1000 गुना जो है यहाँ पे पतला सांद्र हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 10, 2 से 3 गए, 3 से 4 गए, 4 से 5, 5 से 6 गए, यानी कि 2 से 6 तक जाना था। 10, 100, 1000 और 10,000। तो हम लोग को याद मतलब एक याद रखना है, कभी अगर एग्जाम में आपसे पूछ दे तो एक ट्रिक के रूप में आपको माइंड में रहेगा, तो आप ध्यान में से बना लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग न्यूट्रलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। न्यूट्रलाइजेशन या उदासीकरण, उदासीकरण जो है कब होता है, जब एसिड और बेस को जब हम एक साथ मिलाते हैं तो उदासीकरण की अभिक्रिया होती है। और उदासीकरण में जब अम्ल और क्षार मिलता है तो दोस्तों लवण बनता है, और इसके साथ साथ जो है जल भी बनता है। लवण के साथ साथ जल भी बनता है, जल रिलीज होता है। अम्ल और क्षार जब मिलता है तो क्या बनता है, लवण बनता है और जल निकलता है। उसके बाद इसका एग्जाम्पल है दोस्तों HCl और NaOH। तो यहाँ पे देखिए NaCl और H2O, और प्लस में जो है हीट उष्मा भी जो है यहाँ से रिलीज होता है, इसीलिए जो है इसको एक्सोथर्मिक अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, बाह्य उष्मा अभिक्रिया। तो दोस्तों ये सबको डिटेल से पढ़ा जाता है, या डिटेल से नहीं है, बस यहाँ से फैक्ट के रूप में आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए हमने ऐसा ऐसा पॉइंट देखिए। यहाँ पे एक और पॉइंट को ऐड किया मैंने कि धातु के ऑक्साइड जो है प्राकृतिक में क्षारीय होते हैं, इसको ध्यान में रखना है। हमेशा जो है एग्जाम में पूछ लिया जाता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हमने ऐसे ऐसे पॉइंट को एक साथ रखा है जो एक साथ समराइज किया है, जहाँ से लोग कंफ्यूज होते हैं। तो धातु के ऑक्साइड आपसे बता दें कि कैसा होता है, तो क्षारीय होता है। धातु के ऑक्साइड क्षारीय, अधातु के ऑक्साइड आपसे पूछते प्रकृति में तो अम्लीय। दोस्तों याद करने का तरीका क्या है, अधातु अम्लीय, अधातु अम्लीय, अ दोनों में है तो दोनों एक साथ आ जाएगा, अलग अलग नहीं आएगा, ध्यान रखना है। तो धातु के ऑक्साइड क्षारीय और अधातु के ऑक्साइड जो है अम्लीय, इसको ध्यान में रखना है, इजी वे में जो है याद हो जाएगा आपको। उसके बाद हम बात कर ले आपसे, उसके बाद हम बात कर ले दोस्तों एंटी एसिड के बारे में पढ़ लिए, MgOH2 के बारे में, जिसका कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जानते हैं, और 10.5 इसका पीएच वैल्यू होता है। तो हम लोग इसको ध्यान में रखना है, एंटी एसिड के रूप में जो है हम लोग जब कब्ज हो जाता है पेट में तो इसका यूज करते हैं। बेस क्षार के बारे में हम फॉर्मिक एसिड हम लोग जाने देखें कि चींटी के डंक में जो है फॉर्मिक एसिड या मिथाइनोइक एसिड भी इसको बोलते हैं, इसका जो है हम लोग देख लिए हैं। उसके बाद है यहाँ पे CaO, इसको क्विक लाइम बोलते हैं। यह सब फार्मूला दोस्तों कभी कभी पूछता है CaOH2 का, तो एस्केल्ड लाइम यानी क्विक लाइम उसको बोलते हैं दोस्तों बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना का जो है CaO हो जाएगा, और बुझा हुआ चूना का CaOH2 इसका फार्मूला हो जाएगा। तो ध्यान में रखना है दोस्तों, यहाँ पे वही बात है, CaOH2 यानी कि एस्केल्ड लाइम है, यानी कि बुझा हुआ चूना है। तो यह जो बुझा हुआ चूना बेस होता है, क्षार होता है। और फर्टिलाइजेशन के रूप में तो दोस्तों जो हम लोग पढ़ते होंगे उर्वरक के रूप में एसिड अम्लीय, यहाँ पे देखिए एसिड सॉइल, यहाँ पे कैसा सॉइल कैसा है, मिट्टी कैसा है, अगर अम्लीय मिट्टी है तो उसमें जो है क्षार मिला करके, क्षारीय मिला करके जो है हम लोग उसको उपजाऊ बनाते हैं। तो उसमें क्या मिलाते हैं, तो यही जो है दोस्तों चूना, बुझा हुआ चूना जो है, इसमें CaCO2 का जो है यहाँ पे उपयोग किया जाता है उर्वरक के रूप में। तो इसमें मिला करके भूमि को जो है उपजाऊ बनाते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। पीएच वैल्यू हम लोग देखे हैं, आगे भी देख लिए, कुछ और है ब्लड का 7.35 से लेकर के 7.45 तक। कोरिजन यानी कि क्षय, दंत क्षय के रूप में यहाँ पे दंत क्षय लिख लीजिए, टीथ दंत क्षय के रूप में 5.5 से कम अगर है तो आपका समझिए कि दंत क्षय के रूप में दंत क्षय का पीएच वैल्यू कितना से कम होता है, तो 5.5। उसके बाद एसिड अम्लीय वर्षा के रूप में, अम्लीय वर्षा का अगर इतना से कम हो यानी कि 5.6 से कम है तो उसको अम्लीय वर्षा माना जाता है। गैस्ट्रिक जो आपको बता दी 1.2। उसके बाद अम्लीय वर्षा में दोस्तों HNO3 और H2SO4 का प्रयोग किया जाता रहता है उसमें। उसके बाद है प्योर वाटर 7, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10.5 ये रखिए, 10 या 10.5। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच वैल्यू जो होता है वह 14 होता है, तो ध्यान में रखना है। लवण की बात कर ले हम आपसे, तो लवण की बात करें तो बेस, एसिड बेस
मिलता है तो साल्ट, जैसा कि हमने ऊपर बताया, और जल के साथ हीट, यह जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, और यह न्यूट्रलाइजेशन या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसको लवण बनने में कौन सी अभिक्रिया आपसे पूछ लेगा तो उसको ऊष्माक्षेपी और उदासीनिक अभिक्रिया दोनों को ध्यान में रखना है हम लोग को। अम्ल क्षार एसिड बेस मिलता है तो वाटर, जल, साल्ट और वाटर बनता है, वाटर रिलीज होता है। यहाँ पे देख लिए हम लोग, ऊपर में देख लिए। अब आपसे क्वेश्चन यहाँ से यह पूछा गया क्वेश्चन है कि पर जो साल्ट बनाते हैं हम लोग, कैसा अम्ल और कैसा क्षार के मिलने से बनता है, तो ध्यान में रखना है कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के मिलने से जो है साल्ट बनता है। NaCl का जो है NaCl जो है एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस दोनों जब मिलता है तब जाकर के जो है साल्ट बनता है, तब जाकर के NaCl यानी कि साल्ट बनता है। दुर्बल एसिड और दुर्बल भी होता है, लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना है कि साल्ट, उसको अम्लीय साल्ट कब बोलेंगे और बेसिक साल्ट कब बोलेंगे। तब जो स्ट्रॉन्ग जो होगा उसको उसी रूप में हम लोग बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस वीक है तो हम लोग यहाँ पे एसिडिक साल्ट बोलेंगे, और एसिड यहाँ वीक है और बेस जो है स्ट्रॉन्ग है तो इसको बोलेंगे बेसिक साल्ट, इसको बोलेंगे, यानी कि क्षारीय नमक बोलेंगे। तो ऐसा ध्यान में रखिए, कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है। यह भी क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है दोस्तों। जिप्सम का सूत्र आपसे पूछ लिया जाता है बार बार एग्जाम में। CaSO4 इंटू 2H2O, CaSO4 इंटू 2H2O को यानी कि कठोर धातु, इसको 373 केल्विन पर हीट के साथ गर्म करते हैं, या 120 डिग्री सेंटीग्रेड या 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हैं, तब जाकर के POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है, जिसका सूत्र जो होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O, और यहाँ पे जो है 3/2 H2O यानी कि जल निकलता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, व्हाइट लाइम इसको बोलते हैं, व्हाइट सफेद चूर्ण, व्हाइट पाउडर के रूप में भी बोला जाता है। कैल्शियम फॉस्फेट हेमीहाइड्रेट, देखिए इसका रासायनिक नाम भी आपसे जो है कभी कभी पूछता है, तो कैल्शियम फॉस्फेट हेमीहाइड्रेट प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम में हम लोग ध्यान में रखेंगे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, तो हम लोग को याद रखना है इसको। जिप्सम के रूप में हम लोग देख लिए, इसका सूत्र दोनों का यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे यहाँ से कभी सूत्र को चेंज करता है या फार्मूला चेंज होता है दोस्तों यहाँ पे, तो यह 2 यहाँ से हटा करके यहाँ लगा देता है, 2 इंटू CaSO4 इंटू हाफ H2O, तो यहाँ से दोनों जो है फार्मूला को हम लोग को याद रखना है। आगे हम बात करें दोस्तों, यहाँ से फार्मूला याद रखना है, हेमीहाइड्रेट को याद रखना है, यहाँ से हेमीहाइड्रेट को याद रखना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को, जिप्सम को याद रखना है। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O, माने कि जल का 2 भाग और कैल्शियम सल्फेट का 1 भाग, CaSO4 का 1 भाग, तो ध्यान में हम लोग को रखना है। कुछ फैक्ट है, इसको जो है दोस्तों हम लोग को फार्मूला के रूप में याद रखेंगे। जैसे ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या पूछता है, CaOCl2 याद रखेंगे। बेकिंग सोडा का NaHCO3, बेकिंग सोडा NaHCO3 ऐसे करके याद रखेंगे। बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, यह सब फैक्ट है, इसको याद रखना ही पड़ेगा। बेकिंग पाउडर की बात करें हम लोग दोस्तों, NaHCO3 प्लस जो है यहाँ पे देख लीजिए, NaHCO3 बेकिंग पाउडर की बात करें दोस्तों तो NaHCO3, और इसी में टार्टेरिक एसिड जो मिलाते हैं, जो इमली में पाया जाता है, उसको अगर मिला दे तो बेकिंग पाउडर बनता है। बेकिंग सोडा की बात कर ले तो Na2CO3 इंटू 10H2O, जल का 10 अणु और इसका Na2CO3 अगर मिलाते हैं तो वाशिंग सोडा बनता है, तो इसको ध्यान। जिप्सम का हमने बताया CaSO4 इंटू 2H2O। POP प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात कर ले, जिसको हेमीहाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोलते हैं, वह जो है हो जाएगा CaSO4 इंटू हाफ H2O। तो दोस्तों यह फार्मूला हमेशा पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखना है आप लोग को, इसको जो है ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आज का इतना ही था, और इतना ही नहीं, यहाँ से हमेशा अभी तक 4 बार क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछ लिया गया है, तो उम्मीद है कि आगे भी आपसे पूछा जाएगा। तो इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, अच्छे से, जो भी हम लोग इसमें और है डिटेल्स पढ़ने के लिए, लेकिन जो फैक्ट के रूप में था, जो इम्पोर्टेंट हमेशा एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चन पूछता है, वह चीज़ हमने आपको दिखाया हूँ, बताया हूँ। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। जिसको पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए आप लोग, और जो भी हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम से जुड़िए, और टेस्ट देना चाहते हैं क्यूज के रूप में, तो आपको डेली होमवर्क टारगेट सीरीज चलता है मेरे टेलीग्राम चैनल आवर स्टडी नोट्स पे, तो उस पर आकर के आप लोग टेस्ट दे सकते हैं। यह टेलीग्राम चैनल का नाम है, या यूट्यूब का भी नाम है, आप सर्च मारिएगा आप लोग, तो यहाँ से आपको टेलीग्राम देखने को मिल जाए। जो भी लोग टेस्ट अगर देना चाहते हैं क्यूज के रूप में, रात में 9 बजे जो है टेस्ट होता है, अगर देना चाहते हैं तो आकर के वहाँ पे जुड़ के दे सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।